बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम उपेंद्र शुक्ला जी का, जो समाज सेवी हैं। साथ ही हम राहुल सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले उपेंद्र शुक्ला जी आपके पास आते हैं। आप तो निकल गए थे बिंद इलाके से, राजधानी भोपाल के साथ दिल्ली तक पहुंच गए थे। करियर की शुरुआत आपने कहाँ से की थी, फिर वापस क्यों आ गए? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 24 को कि हम जैसे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, स्पेशली अनमोल भैया का। सर, मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा सफ़र है कठिन था, संघर्ष था, लेकिन सफलता मिली। मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी का जो संघर्ष है, आज मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा संघर्ष मेरे पिताजी का है। एक छोटी सी पान की दुकान से एक रीजनल सेल्स मैनेजर बनना, उसके बाद उनकी बहू का जनपद सदस्य बनना, संघर्ष बड़ा था। सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा स्कूलिंग जो कैरियर था वो अमर ज्ञान ज्योति हाई स्कूल से हुआ, जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी सर का है। और वहां के बाद मैंने वाणिज्य महाविद्यालय से अपने कॉलेज किया। वहां पे मैं उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुआ। तो वहां से राजनीति और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति जागृत हुई। मैं वाणिज्य महाविद्यालय के बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रहा, MBA किया। और उसके बाद मैं 12 साल का जो मेरा कैरियर था वो MNCs कंपनी में रहा। मैं डाबर, कैडबरी, टाटा, DS ग्रुप, और अभी भी मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। अपेक्स ग्रुप लाइक कोको मामा, हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जब मैं 2017 में अपने गांव आया तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होके अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहा हूं, लेकिन इस गांव के लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं अपने माँ के पेट में रहा हूंगा, बचपन में रहा हूंगा, इसी गांव में खेला कूदा हूं, तो किसी दूध वाले ने दूध दिया होगा, सब्जी वाले ने सब्जी दिया होगा, तो उसके प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है? उन्हीं दायित्वों को प्रेरणा लेके मैं राजनीति में आया। और राजनीति का सफर उस सफर से नहीं आया कि मैंने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद अपने आप को या मेरी जो धर्मपत्नी है उनको नेतृत्व में आगे बढ़ाया और कार्य किया। मैंने सबसे जो मूल समस्या है आज हमारे देश में और मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा विजन, मैंने शुरुआती इस जहां से की थी कि राजनीति में तो आप भी आ सकते थे, आपने आगे कर दिया अर्धांगिनी को। अब वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रही हैं, आप फिर अपने इसी मोड पर हैं जहां से आपने सफर शुरू किया था। सर, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि बाकी जो देखता था मैं राजनीति में सिर्फ पैसे कमाने का एक माध्यम होता था। जैसे लोग कहते थे हमें कारपोरेट वाले हैं, हम लोग को राजनीति के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं होता। तो मैंने ये विचार किया अगर मैं राजनीति में स्वयं आता हूं तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर होगी। मेरी धर्मपत्नी BSc है और MBA है। मैंने सोचा कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं, वो भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, तो उनको मैंने ये दायित्व निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ाया। और उस महिला ने इस सफर को पाने में मेरा पूर्ण सहयोग किया और एक एक घर जाकर इस सफर को और इस चुनाव को सफलता की ओर लेके गई। और जी, कुछ ऐसी ही कहानी आपकी है राहुल जी, कि आपकी धर्मपत्नी सरपंच हैं। हम आपको सरपंच पति नहीं कहेंगे क्योंकि वो स्वावलंबी हैं और आत्मनिर्भर हैं अपनी सरपंची रखने के लिए। आपके सफर के बारे में बताइए, और आपने कब तय किया कि आप नहीं, आपकी पत्नी सरपंच बनेंगी? जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 आप सभी स्टाफ का और जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित दर्शकगण, बड़े बुजुर्ग और कई सारे मेरे मार्गदर्शक भी बैठे हैं, और जो भी लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सबको प्रणाम करता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप बचपन से ही सोच आ जाती है कि आपको करना क्या है। मैं यहाँ एक नेता के तौर पे नहीं बैठा हूँ, ना एक सरपंच के तौर पे बैठा हूँ, मैं एक समाज सेवी के तौर पर यहाँ बैठा हूँ। समाज सेवा करने से जो अंदर से खुशी मिलती है, प्रत्येक दिन अगर आप एक भी व्यक्ति की मदद दिल से कर दो तो आपको जो सुकून अंदर से मिलेगा वो उसका अलग ही महत्व है। राजनीति कहते हैं लोग बाकी राजनीति और हम समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं और ये करने के लिए हैं। राजनीति और समाज सेवा दोनों अगर सोचा जाए तो बहुत ही अलग है। राजनीति में अगर साम दाम दंड भेद लोग बोलते हैं, सब चीज़ें जायज़ है, और मैं जो व्यक्तिगत मानता हूँ मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं समाज सेवा कर सकता हूँ क्योंकि उसमें मुझे खुशी मिलती है। 2007 में मैं भी, जैसे 2005 में मेरा BCA कंप्लीट हुआ था यहीं अदिति कंप्यूटर कॉलेज। उस टाइम पे BCA एक अच्छा कोर्स माना जाता था, बहुत कम लोग, शायद मेरे क्षेत्र से मैं पहला था जो कंप्यूटर में
ग्रेजुएशन किया था वहाँ से। उसके बाद कुछ घर के हालात क्राइसिस ऐसी हुई कि फिर बाहर MBA के लिए जाना था तो नहीं जा पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि पापा के स्वास्थ्य में कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि उसके बाद एक जिम्मेदारी आ गई। उसके बाद भी फिर 2007 में मैं ICICI प्रूडेंशियल में इंश्योरेंस कंपनी में भोपाल में जॉब किया, इंदौर में भी 1-2 महीने रहा। फिर एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम हुआ घर में जो व्यक्तिगत है, उसको मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहिए, कि मुझे वापस फिर गांव आना पड़ा। और मैं एक सामान्य परिवार से था, तो सामान्य परिवार में क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे लोग सरवाइव करते हैं, वो चीज़ें झेल रहा था व्यक्तिगत। तो लोगों की जब मैं मदद करता था, उसी तरीके के लोग जब सामने आते थे तो उनको अगर थोड़ा भी मदद कर पाता था तो मुझे अच्छा लगता था। समाज सेवा करते करते लोगों का स्नेह प्यार ऐसा मिला कि जैसे हमारी धर्मपत्नी जी, वो जब राजनीति में आई और पहला मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो लोगों ने इतना खुला जन समर्थन दिया कि रैगांव मुख्यालय पंचायत, मतलब विधानसभा का मुख्यालय और एक नगर पंचायत से कम नहीं है, वहाँ पे अदर समाज से कोई भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा, सब ने खुले हाथों से समर्थन किया और रिकॉर्ड 700 मतों से हमारी धर्मपत्नी जी चुनाव जीती। 700 मतों से एक ग्राम पंचायत का चुनाव जीतना मेरे हिसाब से, तो ये हमको लगा ये उनकी मेहनत, उनका व्यवहार और हमारे परिवार का जो जन सहयोग की भावना थी, हमारे मित्रों का, बड़े बुजुर्गों का सहयोग, आशीर्वाद, ये रहा। और आज भी जब भी मौका मिलता है दिन में, तन से, मन से, धन से प्रयास ये रहता है कि किसी न किसी व्यक्ति की मदद कर पाए। बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, आपकी युवाओं की एक बेहतर टीम है और नशा मुक्त मैराथन का आपने आयोजन भी कई बार किया है, कैसे ये ख्याल मन में आया आपके? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि जो मेरी शुरुआत है वो यूथ को लेकर हुई थी, और नशा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। और यह स्थिति जब मैंने गांव में देखी, जब करसरा का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में, जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, तो एक अलग ही एक माइंडसेट होता है कि नहीं यार करसरा, तो वहां जो एक समस्या थी उसको हमने युवाओं को जोड़ के उस समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। और समाधान का सबसे बड़ा माध्यम होता है जब यूथ को हम स्पोर्ट्स के साथ, खेल के साथ जोड़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक अलग जगती है। उसी के परिणाम स्वरूप आज करसरा में 5 वर्षों से लगातार नशा मुक्त मैराथन नेशनल लेवल की होती है। वहां यूपी, बिहार, झारखंड के लड़के उस गांव में आते हैं और अपनी प्रतिभा के साथ साथ एक ऐसा मैसेज देते हैं कि गांव में भी ऐसी चीजें होना संभव है। ग्रामीण और अर्थव्यवस्था में युवाओं की क्या भूमिका है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में युवा वो ताकत है, जिस तरह या हमारी सरकार हो या आप पत्रकारों के माध्यम से जो बात होती है कि आज की डेट में भारत देश 60% गांव में बसता है, और जब 60% लोग गांव में बसते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। आज चाहे कृषि की बात करें या कॉल सेंटर्स की बात करें या एजुकेशन की बात करें, जब हमारा गांव का युवा आगे बढ़ेगा तभी शहरों का विकास होता है, देश का विकास हो सकता है और प्रदेश का विकास हो सकता है। आप सोचिए कि अभी डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाया। मुझे यह बताइए कि कितने किसान हैं, ऑडियंस भी बैठी है, कितने किसान हैं जो अपने बच्चों को किसानी कराना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने ये देखिए कि किसानी का जो माध्यम है उसको हमने मतलब आधुनिकीकरण नहीं किया। आज भी हम ये बात कर रहे हैं 12,000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है। क्यों? हम उस 12,000 को, जब मैं एक FMCG सेल्स वाला बंदा हूं, फूड कैटेगरी में मैं हैंडल किया हूं, आज किसानों से 26 रुपए किलो का गेहूं लेकर वही TC आशीर्वाद के नाम से 50 रुपए 55 रुपए किलो आटा क्यों बेचती है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या सरकारें वही गेहूं का प्रोडक्शन बना के हमारी चीजें बेचें? हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? यह बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। शहर में बिकने वाली हर एक चीज, तेल से लेकर, आटा से लेकर, चावल से लेकर, हमारे गांव के युवा ही प्रोडक्शन करते हैं, गांव के किसान ही प्रोडक्शन करते हैं। वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? जब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी तो शहरों का विकास नहीं हो पाएगा, देश का विकास। राहुल जी, राजनीति का जिक्र छिड़ गया है, तो आप जहां से आते हैं, यानी कहें कि आपकी धर्मपत्नी जहां से आती हैं, वहीं की विधायक मंत्री भी हैं, अपेक्षाएं तो काफी ज्यादा होंगी। जी बिल्कुल, कई बार आपका रैगांव आगमन भी हुआ, माननीय मंत्री जी का भी, सांसद महोदय का भी। तो हम एक युवाओं की टीम है, एक वरिष्ठ भी हैं, तो एक पूरा ग्रुप जो रहता है,
हम उनसे बस यही मांग करते हैं कि जो हमारा गांव मुख्यालय है, व्यक्तिगत में नहीं, ये पूरे आसपास के 2-4 गांव के लोग मांग करते हैं। सबसे पहली मांग तो यही रहती है कि आप मुख्यालय के हिसाब से उसको 2-4 गांव मिला के नगर पंचायत बनना चाहिए, पहली प्रायोरिटी। क्योंकि जो समस्याएं पंचायत लेवल पे आती हैं डेवलपमेंट में, पंचायतों को बजट भी इतना नहीं होता है शायद, और जब नगर पंचायत हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें, बजट भी बढ़ते हैं और सहूलियतें भी बढ़ती हैं। अभी जैसे हमारी धर्मपत्नी जी हैं, तो हमने उनका शुरू से फोकस यही था कि कुछ नया हो। तो जैसे कचरा गाड़ी डोर टू डोर चलवाना, घर घर से, शहरों के जैसे करीब 1 सालों तक कचरा गाड़ी चलवाई उन्होंने। स्ट्रीट लाइट कम से कम 150 लाइटें, आज भी आप जाएंगे तो हर मोहल्ले, हर गली गली में, पूरे ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। नालियाँ जो 20 वार्ड हैं, कम से कम 10 वार्डों की नालियों को ग्रे वाटर प्रबंधन के तहत उनको कवर कर दिया गया। क्योंकि लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन समझना ही नहीं चाहते लोग। आज आप साफ सफाई कराइए, कल फिर पे वहीं पे कचरा मिलेगा। क्योंकि इसी कार्यक्रम में मंत्री जी भी मौजूद थी। जी जी, आपकी और कुछ डिमांड है उनसे? उनसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हमारे यहाँ मुख्यालय में एक बड़ा सा तालाब है, और जो सेंटर है रैगांव में, कम से कम 10 गांव के लोग दिन भर उनका आवागमन होता है। और उपचुनाव में जो घोषणाएं हुई थी, सीएम संदीपनी विद्यालय और तहसील की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, वो 6 महीना हो गया बिल्डिंग कंप्लीट हुए हुए, अभी उसको शुरू पता नहीं किस वजह से नहीं हो रही। कई बार बात भी की गई आपसे कि उसको चालू करा दें, क्योंकि सामान भी आ गया उसमें, जो भी रहता है वो पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बिल्डिंग कंप्लीट है, करीब करीब महीने 2 महीने में उसका भी जितना जल्दी, क्योंकि बिल्डिंगें बनने के बाद वो फिर ख़राब होना चालू होती हैं, और उसमें जितना जल्दी जल्दी काम चालू हो जाए तो लोगों को, 10-25 गाँव के लोगों को सुविधाएँ मिलने लगी। अब वो मंत्री हैं और मुख्यालय भी उनका, तो मेरे से बेहतर वो भी समझती हैं कि क्या करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो अपने क्षेत्र में अच्छा ही करना चाहता है, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़ा। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे द्वारा किसी का नुकसान हो या हम किसी के साथ गलत करें, क्योंकि लोगों की उम्मीदें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कभी कभी खरा नहीं उतर सकता उसमें। जो पात्र है उसको भी सब चाहिए, उसको तो चाहिए ही, जो अपात्र है उनको भी सब चीज़ें चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं लोगों की, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो उससे भी, और बड़ा हो उससे भी। तो वो बेहतर समझती हैं कि मुझे मुख्यालय के लिए क्या करना है। मैं तो, हमारे क्षेत्र के लोग तो बस यही मांग करते हैं उनसे कि आप तालाब का सौंदर्यीकरण। तो सुझाव तो आपके कुछ होंगे ही ना जी, सुझाव तो कुछ होंगे ही आपके। हाँ, तालाब का सौंदर्यीकरण, और ये जो शासकीय बिल्डिंगें बन रही हैं इनका जल्द से जल्द इनको चालू कराया जाए। ये मेरी नहीं, ये क्षेत्रवासियों की मांग है। जब भी वो जाती हैं रह गाँव तो उनसे लोग बोलते हैं, कार्यालय आके बोलते हैं, सांसद जी से भी बोलते हैं। तो ये पूरे क्षेत्र की बात मैं अपने माध्यम से, अपने युवा साथियों की बात, अब आपके इतने बड़े मंच में मुझे आपने बैठाया है, मेरे लिए यही है। एक छोटे से समाज सेवा करने वाले को आपने इतना बड़ा मंच प्रदान किया। देखिए, सभी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जी, और जी। लोकतंत्र में सभी मंच जो है समान होते हैं, बड़े छोटे की हम तुलना नहीं करेंगे। उपेंद्र जी, जनपद के क्या हाल हैं आपके? सर, जनपद की बात करेंगे तो हमारी धर्मपत्नी है जनपद। कभी कभी चर्चाएं होती हैं, स्थितियां तो बहुत मैं जनपद बस की बात नहीं करूंगा, पूरी पंचायती राज व्यवस्था की स्थितियां खराब हैं। इस विषय में हमारी सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। सरपंच वार्ड पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक की स्थितियां बहुत खराब है। सिर्फ नाम के हम लोग रबड़ स्टैंप हो चुके हैं। अब स्थिति ये समझिए कि जनपद सदस्य के पास इतना पावर नहीं है आज की स्थिति पे। 2020 के बाद जब से टाइड और अनटाइड का एक कॉन्सेप्ट आया है कि वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए का काम अपने जनपद क्षेत्र में करवा ले। हमारी धर्मपत्नी उसके बावजूद भी लगातार क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं। हम सरकार में रह के भी हमको आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आप सोचिए कि पिछले वर्ष हमारी धर्मपत्नी ने 3 दिन का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया था, और मांगे हमें, देखिए सरपंच साहब लोग हैं जो रोड नाली की व्यवस्थाएं देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि बाकी चीजों पे हम लोग सेंट्रलाइज हो जाएं। हमारी धर्मपत्नी ने अभी, आप शहरों में देखे होंगे डिजिटल लाइब्रेरी की कॉन्सेप्ट, वो हम गांव में, करसरा गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रखा है। स्कूल में हम हर साल लैपटॉप दे रहे हैं। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जो 75 से ऊपर लाएगा लैपटॉप देगा। हमारी धर्मपत्नी जनपद सदस्य होते हुए जो बच्चा 90 से ऊपर लाता है उसको हम लैपटॉप देते हैं। 10वीं में 95 से ऊपर लाता है, लैपटॉप देते हैं। हमारा विषय ही यही है, जब शिक्षित और स्वस्थ युवा तैयार होगा तभी गांव का विकास होगा। और उसी का परिणाम है आज हमारी करसरा हायर सेकेंडरी विद्यालय का जो रिजल्ट है 90% है। और अभी पूर्व में भी अभी हम 7-8 दिन पहले ही आंदोलन किए उसी विद्यालय के लिए। बिल्कुल, ग्रामीण की आप स्थिति बता ही रहे हैं, लेकिन हम शहरी क्षेत्र की बात करें
तो शहरों को तो कायाकल्प हो रहा है। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं जो क्राउन रिजॉर्ट है, अब सतना की शान है, ऐसे ही रिजॉर्ट भी खुलते जा रहे हैं। शहरों को लेकर क्या कहेंगे? सर शहरों में तो देखिए कहीं ना कहीं विकास हुआ है, चीजें हुई हैं। और रही बात क्राउन रिजॉर्ट की, क्राउन रिजॉर्ट का भी इतिहास बहुत लंबा है। और जिस शख्सियत का ये रिजॉर्ट है, उस शख्सियत ने हमेशा सतना शहर को समाज सेवा के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, एक स्थापित किया है। चाहे सतना टेंट हाउस से लेकर आज क्राउन रिसोर्ट तक का जो सफर है, वो हमेशा समाज के लिए और अपने शहर वासियों की सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए है। और तो क्राउन रिजॉर्ट की बात तो एक शहर में अगर बात करेंगे तो प्रतिष्ठित व्यवसायियों में है। और जो हमारे युवा भाई हैं, वो तो हमेशा समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। राहुल सिंह जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस मंच से आप कुछ अपील करना चाहेंगे, आपके मन में जो हो कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही अपने युवाओं को, क्योंकि अगर गांव की दशा और दिशा बदलनी है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। चाहे वो नशे की बात हो, ठीक है, सरकार कार्यक्रम लॉन्च करती है, लेकिन उसको ज़मीन पे करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। लेकिन अब हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ले में माननीय प्रधानमंत्री जी तो सफाई करने नहीं आएंगे। उनका प्रोग्राम है, उनका विजन है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हम सब ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की, जो वहाँ पे लोकल रह रहे हैं, उनकी भी बन रही है कि हमको क्या करना चाहिए। जिससे रहना तो आपको है, आपके सामने कचरा है, तो सारी चीज़ें सरकार तो नहीं करेगी, सारी चीज़ें जनप्रतिनिधि तो नहीं करेंगे ना। कुछ चीज़ें हम अपनी जिम्मेदारी ले लें ग्रामवासी होने के नाते। और जैसे है नशे के लिए अभी चल रहा है अभियान 2.0 चल रहा है, लेकिन सिर्फ फोटो सेशन होना और बैनर लगाना, इससे मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो पाएगा। आज हर गली, हर मोहल्ले में, हर दुकान में शाम होते ही आप देखिए तो खुले में शराब पी जा रही है, खुले में नशा किया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। आपके मन में कुछ जरा संक्षेप में अपील कीजिए, अभी क्या सर मैं यही कहना चाहता हूँ, राहुल जी ने बोला है कि फोटो और रील से नहीं काम चलेगा, तो बिल्कुल सही बात है। फोटो और रील से काम नहीं चलेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा और लोकल लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने करसरा है। करसरा की पहले दिशा क्या थी और आज की वर्तमान दिशा में देखिए करसरा बदला है, क्योंकि वहां की युवाओं ने ठाना है, वहां की महिलाओं ने ठाना, वहां की बच्चियों ने ठाना है। तो मेरा एक सपना लेके आया हूं, एक विजन लेके आया हूं, करसरा को मध्य प्रदेश का नंबर 1 गांव बनाना है। एनी हाउ एनी कॉस्ट, कुछ भी करना पड़े। इतिहास वही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। उपेंद्र शुक्ला जी और राहुल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।